हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन वेन में। तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो है रेजोनेंस। तो हमने जो इसका फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि रेजोनेंस क्या है। एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मेथड है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डीलोकलाइज करने का एक तरीका है। ठीक है। और इस तरीके में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डीलोकलाइजेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो थ्रू थ्रू पी ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जैसे देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो ये जो है इसको बॉल पास कर रहा है और ये इसको बॉल पास कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉल है यहाँ वहाँ हो रहा है और एक तरीके से ज़मीन पे गिर नहीं रहा है ना। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पॉइंट पर लोकलाइज्ड नहीं होती है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम ये नहीं बोल सकते इस एटम के पास है या इस एटम के पास है, इस एटम के पास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम ऑर्बिट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ऑर्बिटल की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हो सकती है। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है, मूवमेंट हो रही है उसकी, है ना। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कैसे होती है, अलोंग पी ऑर्बिटल होती है, ये पी ऑर्बिटल। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था अलोंग सिग्मा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, जो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है ना अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जो पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो रहा है। यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। हम ये नहीं बोल सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, यहाँ यहाँ। ये डीलोकलाइज होता रहेगा। ठीक है। तो मीडियम ऑफ डीलोकलाइजेशन जो है यहाँ पर, या मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं, वो क्या है, पी ऑर्बिटल। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये एक डाइन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड था, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पर और डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो एक टाइम पे तो हमें डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई देगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों जगह पर ज़्यादा दिखाई देगी। फिर एक दूसरे इंस्टेंट पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें ऐसे दिखाई देगी कि कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें क्या लगा कि पता लगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक जगह पर लोकलाइज फिक्स नहीं होती है, वो कंटिन्यूसली जो है शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, डीलोकलाइज होती रहती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ गई, ठीक है, और यहाँ पर आ गई। तो ये जो डाइन था हमारा, ये एक तरीके से डबल बॉन्ड ना होकर इस तरीके से यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है। ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, वो कैसी होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे तो समझ में आ गया कि रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है या डीलोकलाइजेशन होता है वो पी ऑर्बिटल्स के थ्रू होता है। इतना फंडा क्लियर हो गया। तो पी ऑर्बिटल हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, हमारे दिमाग में सिग्मा बॉन्ड आ जाना चाहिए। ठीक है, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो ओवरलैपिंग होगी, चाहे एस ऑर्बिटल हो या पी ऑर्बिटल हो या पी पी ऑर्बिटल हो। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। यहाँ पे पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल के थ्रू होता है। इसी तरीके से किसमें जो हाइपर कंजुगेशन होता था उसमें क्या होता था, उसमें सिग्मा और पी दोनों में होता था। ठीक है, लव ट्रायंगल होता था। तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया पी ऑर्बिटल का एक्चुअली मतलब है क्या। ठीक है, अगर ये हमें समझ में आ गया तो रेजोनेंस को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, क्या है, हेक्साट्राइन है। ठीक है, हेक्साट्राइन 135 1 2 3 135 ट्राइन है ना, हेक्साट्राइन। तो यहाँ पर देखो कि ये देखो, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। और यहाँ पे भी जो कार्बन है वो भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हमें पता है कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक p ऑर्बिटल निकाल दो बेटा। ठीक है, यानी sp2 जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें एक p ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट होगा। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, sp2। तो देखो अभी sp2 बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका एक p ऑर्बिटल जो है, ठीक है, ये है, देखो अभी समझ में आएगा। फिलहाल एक एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारा क्या है,
इथीन है, तो इथीन में पता है कि कार्बन से 2 हाइड्रोजन इधर जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो ये sp2 है और sp2 है। तो हमें पता है कि sp2, देखो sp2 में कितने 3 है ना, तो जब sp2 कब बनता है, एक s और 2 p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। तो कितने ओवरऑल ऑर्बिटल हुए 3, तो 3 sp2 ऑर्बिटल बनेंगे। तो इस कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, तो 2 के साथ तो ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, तो यानी इस कार्बन के पास 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, एक इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ और एक इस दूसरे कार्बन के साथ। अब बचा हमारे पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड p जो ऑर्बिटल था वो क्या करेगा, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इसमें इतनी ज़्यादा अच्छी क्या होगी, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो हालांकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी यहाँ से शेयर करेंगे, और इसी की वजह से क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो शेयरिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, उसकी वजह से क्या डेवलप होता है, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड, इसका मतलब ये है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो दूसरा बॉन्ड है पाई बॉन्ड, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में है, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया। तो sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब ये है। तो sp2 हाइब्रिडाइज, तो देखो बेटा ये तो ऑलरेडी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, तो हमें सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम इस p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो आगे जब भी हम ड्रॉ करेंगे p ऑर्बिटल एज ए मीडियम ऑफ डीलोकलाइजेशन, तो वहाँ पे सिर्फ ये वाला ध्यान देना कि हम कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, हम अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, p ऑर्बिटल जो z एक्सिस के अलॉन्ग है। क्लियर हो गया? ओके। तो ये देखो हमारा हेक्साट्राइन था और ये हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। हालांकि देखो जब हमने स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज और एसिडिटी वाले क्वेश्चन किए थे उसमें रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट का वहाँ पे थोड़ा सा हमने बात की थी। यहाँ पे हम इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो बेटा कि ये कार्बन था, ये कार्बन था, कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है, ठीक है। तो इसके पास एक p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड, एक इसके पास p ऑर्बिटल है, अगेन ये वाला कार्बन भी इसके साथ डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, ठीक है। ये इसके साथ हाइब्रिडाइज्ड, ये इसके साथ, यानी ये ऑर्बिटल इसका अनहाइब्रिडाइज्ड, इसका ये वाला। अच्छा अब एक चीज़ देखो, कुछ लोगों को जो फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जा रहे हैं उनको या तो ये डाउट होगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल के लिए देखो 2 तरीके, सबसे सिंपल तरीका रखो, जो हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, उसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि ये देखो कि वो एटम कितने एटम से अटैच है, नंबर ऑफ एटम्स प्लस लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर। तो अगर मान लो कि एटम प्लस लोन पेयर कितने हैं, 4 हैं, इन दोनों को ऐड करके कितना है, 4, तो ये होगा हमारा sp3। देखो 1 और 3 4, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। अगर हमारा एटम प्लस लोन पेयर जो है वो 3 है तो ये क्या होगा, sp2। अगर हमारा एटम प्लस लोन पेयर ये कितना है, 2, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। क्लियर हुआ? अब पता लगाने का तरीका क्या है, लोन पेयर कैसे पता लगाएंगे, तो लोन पेयर कैसे पता लगाएंगे, तो देखो बेटा एक चीज़ याद रखना है, कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4। कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4, ठीक है, ये ध्यान रखना, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इनके पास या तो 4 लोन पेयर हो सकते हैं या 4 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, ठीक है, बीपी। तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है सपोज करो, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अगर ये कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं तो या तो चारों बॉन्ड हो, यानी 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है, या चारों लोन पेयर हो, ठीक है, या एक लोन पेयर अगर है तो बाकी 3 बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है, और अगर 2 लोन पेयर है तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं 3 लोन पेयर है तो 1 बॉन्ड पेयर होगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो हमें तो अब फॉर एग्जांपल देखो, मुझे यहाँ पर इसका जो है ना लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे कार्बन दिख रहा है और 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, बट मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है, ध्यान से देखना, इस कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो अगर हमें लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं तो हमें पता है कि मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है ये,
4 बना सकता है। तो 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो एक हाइड्रोजन यहाँ है इस कार्बन का, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, और एक ये रहा हमारे पास। क्लियर है? ठीक है, तो ये कार्बन हो गया और ये हमारा दूसरा कार्बन है, इसके साथ 2 बॉन्ड ये बने हुए हैं। तो ओवरऑल इसके पास कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि चारों के 4 बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें पता है ना, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, चारों बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 इस कार्बन के साथ। क्लियर हो गया? इसका मतलब इसके पास 0 लोन पेयर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था? A प्लस लोन पेयर, एटम प्लस लोन पेयर। तो ये देखो, ये कार्बन कितने एटम से अटैच्ड है? कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक कार्बन ये, यानी 3 एटम से अटैच्ड है और लोन पेयर इसमें 0 है। तो ये क्या हो जाएगा? sp2। क्लियर हो गया? इसको अच्छे से डिटेल में हम लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए हमें इतना याद रखना है। तो ये हमारा sp2, ये sp2, तो ये वाला जो p ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यानी हमने देखा कि थ्रू आउट मॉलिक्यूल में एक तरीके से p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की एक चेन बन रही है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन या मीडियम ऑफ डीलोकलाइजेशन। अब अगर देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास, क्यों? कि इस पाई बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल का है और एक इस कार्बन का, इसी तरीके से, ठीक है। तो एक इसके पास और एक इसके पास। अब इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इस वाले बॉन्ड का होगा और इसके पास जो होगा इस बॉन्ड का, इसी तरीके से इसके पास इस आधा एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा और एक इसका, ठीक है। तो देखो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और बेटा हमें पता है कि बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग, ठीक है। जहाँ ओवरलैपिंग होगी वो बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बनने के लिए या तो दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए या एक फुल्ली फिल्ड और एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी कौन सा क्राइटेरिया फिल हो रहा है? हाफ फिल्ड। देखो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, पाई के इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर, ये दोनों एक तरीके से क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर नहीं है, फिर ये दोनों बना रहे हैं, फिर ये दोनों बना रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस यहाँ पर ज़्यादा है। बट बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो लोकलाइज्ड नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रुकता नहीं है, है ना। उसकी तो प्रोबेबिलिटी होती है, मॉलिक्यूल में वो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस जो होता है। तो ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि देखो इसके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तो यहाँ पे ओवरलैपिंग तो होगी। तो ये ओवरलैपिंग इसके साथ भी हो सकती है, इसके साथ भी हो सकती है, इसके साथ भी हो सकती है और इसके साथ भी हो सकती है। तो हो सकता है जब इसका नेक्स्ट, अगर एक इंस्टेंट पे आपने फोटो मॉलिक्यूल के लिए तो ये आया कि डबल बॉन्ड यहाँ 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 है, अगले नेक्स्ट इंस्टेंट पे जब आपने फ़ोटो ली तो पता लगा कि आपको डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक लोन पेयर है, ठीक है। इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर आया। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही थी, अब अगले ही क्षण जो है, अगले ही नेक्स्ट इंस्टेंट जो है यहाँ पर हो रही है, जो पहले यहाँ पर थी अब वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, मूव कर रहा है पूरे। ध्यान से देखना कि ये हम ये नहीं बोल रहे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक जगह पे लोकलाइज नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नॉट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के बीच में शेयर हो रही है, फिर इसके बीच में शेयर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इनके बीच में हो रहा है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन साथ में ज़िंदगी मिलकर बिताएंगे, यानी इन सभी पी ऑर्बिटल के बीच में जो है वो क्या करता रहेगा? डिस्प्लेस, डीलोकलाइज होता रहेगा। इससे क्या होगा बेटा? इससे होगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। क्यों? ऐसे सपोज करो कि आपके हाथ में एक गर्म समोसा आ गया, अब उस समोसे को क्या करना है? ठंडा करने के लिए आप एक दूसरे हाथ में फेंकोगे, जब ये थोड़ा गर्म फील होने लगेगा तो आप इसको दूसरे हाथ में फेंकोगे, जब ये थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तो इसमें फेंकोगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि इसकी एनर्जी डाउन होगी, है ना। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम उसको डीलोकलाइज कर रहे हैं। जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा थी, हीट ज़्यादा थी, उसको हम दूसरी जगह पर डाल रहे हैं ताकि हीट का लॉस हो। तो जब इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, देखो जब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो अनस्टेबिलिटी कॉज करेगा, ठीक है। क्लियर है?
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जहाँ पर भी ज़्यादा होगा वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा हो गया तो रिपल्शन कॉज करेगा, रिपल्शन अनस्टेबिलिटी कॉज करता है। क्लियर हो गया? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसकी। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसकी वजह से ओवरऑल इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा मीडियम है वो पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल दिमाग में आना चाहिए। जब भी मैं रेजोनेंस की बात करूँ तो ये सोचो कि एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल अवेलेबल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया? ओके, इसी तरीके से देखो यहाँ पर देखते हैं 1,3 ब्यूटाडीन। तो देखो यहाँ पे ये sp2 इसका मतलब एक p ऑर्बिटल sp2 है ना बेटा। तो sp2 मतलब एक p जो होगा ऑर्बिटल वो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। देखो अभी मैं जस्ट कुछ ही दिनों में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वीडियो डालने वाला हूँ। वहाँ से बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा कि ये ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। अब यहाँ पर देखो कि ये अगेन यहाँ पर p हाइब्रिडाइज, यहाँ पे हाइब्रिडाइज और ये हाइब्रिडाइज। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक ये तो ये डीलोकलाइज होते रहेंगे। पूरे मॉलिक्यूल जो p ऑर्बिटल का जो एक मीडियम है, जो ट्रांस चैनल बना हुआ है, उसमें डीलोकलाइज होते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम एक तरीके से क्या बोलेंगे कि पूरा मॉलिक्यूल जो है एक तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। इसी तरीके से ये यहाँ पर ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिर्फ यहीं पर लोकलाइज नहीं है बेटा, ये यहाँ भी स्प्रेड हो रही है। यानी एक जगह एक टाइम पे यहाँ थी, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई। तो पूरे मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो होता है पी ऑर्बिटल के थ्रू होता है रेजोनेंस में। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा ऑर्बिटल और हाइपर कॉन्जुगेशन में एस सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल दोनों के थ्रू लव ट्रायंगल बनता है। आगे बढ़े। ठीक है, तो ये अभी हमने बताया था, ठीक है, कि अगर ये कार्बन कार्बन है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसके पास sp2 तीन ऑर्बिटल होंगे, एक अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। तो कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, तो इस कार्बन के साथ, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने यूज़ कर ले रहा है। अब जो अनहाइब्रिडाइज बना वो आपस में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो इस ओवरलैपिंग से बहुत ही वीक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा। ठीक है, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, दिस इज नॉट sp2 ऑर्बिटल। ये हमेशा ध्यान रखना, ये sp2 ऑर्बिटल का है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है। क्लियर हो गया? तो बेटा यहाँ से रेजोनेंस से हमें क्या पता लगा? ठीक है, तो रेजोनेंस एक तरीके से कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है किसी मॉलिक्यूल का। ये मान लो एक मॉलिक्यूल था हमारे पास, ठीक है, इसका हमने डिफरेंट इंस्टेंट पर, डिफरेंट टाइम पर हमने इसके स्नैपशॉट लिए, फोटोज ली। ठीक है, अभी हमने ये पाया कि यहाँ पर एक लोन पेयर था इस मॉलिक्यूल में और यहाँ पे डबल बॉन्ड था। कुछ देर के बाद यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, या बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर था ना, तो अब ये इधर चला गया, और ये जो कहाँ था, ठीक है, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया। फिर हमने दूसरे इंस्टेंट पे देखा कि ये वाला बॉन्ड इधर आ गया और ये वाला बॉन्ड किधर, यानी एक तरीके से शिफ्ट हो गया। अभी हमें ऑर्डर पे याद रखना नहीं है, जस्ट सिर्फ समझने के लिए। तो देखो ये लोन पेयर भी क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और ये डबल बॉन्ड भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो डिफरेंट इंस्टेंट पर ली गई जो इस मॉलिक्यूल की फोटोज होगी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डीलोकलाइज्ड होगी, एक ही पोजीशन पे लोकलाइज्ड या फिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो थ्रू आउट मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डीलोकलाइज होती रहेगी, और अगेन इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। कि रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जब एक सिंगल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है, क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही पोजीशन पे लोकलाइज्ड नहीं होते हैं, वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो मॉलिक्यूल का जो कन्फिग्रेशन है वो चेंज होता रहता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो ऐसी फॉर्म्स को हम बोलते हैं कैनोनिकल। अभी इस पर ध्यान नहीं देना है कैसे जा रहा है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर भी, अगले क्षण नेक्स्ट इंस्टेंट पे यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ आ गया, 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 यहाँ आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये चेंज हो रहा है ना। तो ऐसे फॉर्म्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो जितनी भी डिफरेंट इमेजेस लेंगे हम इस मॉलिक्यूल के डिफरेंट टाइम पे, वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताएगा उस पर्टिकुलर टाइम का। ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल की वो नहीं बता रहा है,
उस पर्टिकुलर फॉर्म का बता रहा है, वो मॉलिक्यूल जिस कन्फिग्रेशन में एग्जिस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो एक सिंगल इमेज को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। ये जो सिंगल इमेज लिए ना, कैनोनिकल फॉर्म है। अब इन सभी इमेजेस को बेटा मिला दोगे तो देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो लोकलाइज्ड नहीं है, एक ही एटम पर नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, अगले में क्या है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेंज होती जा रही है ना, मूव होती जा रही है, डिस्प्लेस होती जा रही है। तो ये सिंगल इमेजेस जो हैं उनको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। और अगर इन सभी को मिला दोगे तो देखो, एक बार यहाँ था, फिर एक बार यहाँ था, इन सभी को मिला दोगे तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा आपका, इस टाइप का। इसका मतलब पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डीलोकलाइज्ड है, फैली हुई है। यानी जो हमारा एक पिक्चर जो आया था जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें यहाँ दिख रही थी, वो एक्चुअली जब सारे पिक्चर्स को कंबाइन करोगे जितने भी मॉलिक्यूल्स, तो वो हमें इस टाइप का पिक्चर देगा, ठीक है। कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी डीलोकलाइज हो रहा है और ये पाई बॉन्ड भी डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। हो सकता है कि ये वाला फॉर्म जो है, ये कैनोनिकल फॉर्म है, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ज़्यादा हेल्पफुल हो, ये वाला दूसरे रिएक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों की कन्फिग्रेशन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैनोनिकल फॉर्म्स बने वो हमें प्रोडक्ट उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट बनेगा, अलग अलग बनेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे एक अलग प्रॉपर्टी, मान लो यहाँ पे P1, यहाँ पे एक अलग प्रॉपर्टी P2, यहाँ पे एक अलग प्रॉपर्टी P3। तो इन सभी में कुछ स्ट्रक्चर थोड़े ज़्यादा स्टेबल होंगे, कुछ थोड़े कम स्टेबल होंगे, है ना। डिफरेंट स्टेबिलिटी होगी डिफरेंट स्ट्रक्चर की। क्लियर है? जब एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिर्फ एक फोटो से यानी एक कन्फिग्रेशन से डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, और वहाँ पर पाई डेंसिटी डीलोकलाइज हो रही है, तो वहाँ पर हम एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर या कन्फिग्रेशन पॉसिबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्लियर है? और ओवरऑल जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है उनका, ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है, एवरेज जो स्ट्रक्चर जो होता है, एवरेज स्ट्रक्चर बोलेंगे। रेजोनेंस जो है एवरेज स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि एक मॉलिक्यूल जो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कन्फिग्रेशन में हो सकता है, उसका एवरेजिंग करने पर हमें क्या मिलता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है, ठीक है। तो जब एक मॉलिक्यूल को हम सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो P1 प्रॉपर्टी है वो हमारे रिएक्शन को फुलफिल नहीं कर रही है, हमें वो प्रोडक्ट नहीं दे रही। इसका मतलब कुछ तो लोचा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर तो नहीं होनी चाहिए थी, कहीं और भी हो सकती है क्या। फिर हमने देखा कि हाँ भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये दे सकता है। फिर हमने देखा कि इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर हमने ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी और हमने देखा कि हाँ, ये हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है। क्लियर हुआ? तो जब एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो समझ जाओ कि वहाँ पर एक से ज़्यादा कन्फिग्रेशन पॉसिबल है मॉलिक्यूल की, और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। और बेटा, डीलोकलाइजेशन के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि मीडियम ऑफ डीलोकलाइजेशन क्या होना चाहिए, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो इसका मतलब इस कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल होगा एक, इसके पास भी p ऑर्बिटल होगा, इसके पास भी p ऑर्बिटल होगा, इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा, है ना। तभी ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो कंडीशन क्या है रेजोनेंस की? रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। देखो, कॉन्जुगेशन का लिटरल मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, संयोग, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। तो सिस्टम हमारा कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, समझ में आ रहा है? सिस्टम हमारा कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? एक तो हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होंगे। अभी हमने देखा था हेक्साट्राइन में, यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट सिस्टम है। बट अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो तो वो हमारा रेजोनेंस में हो सकता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। बट बेसिकली अगर हम और टेक्निकली में जाएँ, सिर्फ बाहर से ना जाए, तो टेक्निकलिटी में मतलब क्या होगा, तो कॉन्जुगेशन हमारा मीडियम ऑफ डीलोकलाइजेशन है। कॉन्जुगेशन हमारा क्या है, मीडियम ऑफ डीलोकलाइजेशन। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या हो गई, रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या हो गई कि मीडियम ऑफ डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास p ऑर्बिटल की एक चेन होनी चाहिए, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की एक चेन होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा?
देखो जरूरी नहीं है कि वो अनहाइब्रिडाइज्ड ही हो, हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, उस पर भी आएंगे हम। तो कहने का मतलब है सिंपल कि पी ऑर्बिटल की एक चेन होनी चाहिए। और कैसी ऑर्बिटल? sp2 है ना, ये और हर एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp2 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्जुगेशन की शर्त यही है कि हमारे पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए, और वो पी ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ फॉर रेजोनेंस क्या हो गया? कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, और एक चेन बननी चाहिए पी ऑर्बिटल की सेम प्लेन में। फॉर एग्जांपल मान लो, सपोज करो कि ये हमारा इसी प्लेन में है और ये दूसरे प्लेन में, तो क्या इनके बीच में ओवरलैपिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है, भले ही यहाँ पे पी ऑर्बिटल है। तो इसलिए मैंने बोला पी ऑर्बिटल की एक प्लेनर चेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक टर्म ऐड हो गया एक्स्ट्रा कि ये पी ऑर्बिटल जो होना चाहिए वो प्लेन में होने चाहिए। देखो इसको समझो, ये हमारा ऑक्सीजन था, इसके पास एक पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, एक कार्बन था, ठीक है, इसके पास एक पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, ये नाइट्रोजन था, पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है। और ये तीनों एक ही प्लेन में है, मतलब ये अबव द प्लेन है, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये डीलोकलाइजेशन हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ज़रा देखो कि ये वाला जो नाइट्रोजन का जो पी ऑर्बिटल था अवेलेबल, ये जो है इस प्लेन के अलोंग है, और ये बाकी जो है आउट ऑफ द प्लेन है, यानी अबव द प्लेन है। तो क्या इन दोनों के बीच में डीलोकलाइजेशन होगा? नहीं होगा। ये एक तरीके से इस डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पी ऑर्बिटल की एक चेन होनी चाहिए, मीडियम ऑफ डीलोकलाइजेशन होना चाहिए हमारे पास, और वो कैसा होना चाहिए? पी ऑर्बिटल होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब जरा ये देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ये sp2 है, इसके पास एक पी ऑर्बिटल होगा और एक इसके पास होगा पी ऑर्बिटल, ठीक है। बट ये वाला ये कैसा है? ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है हमारे पास? ठीक है, तो नंबर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो हाइब्रिडाइजेशन का तरीका क्या है? एटम प्लस लॉन पेयर, ठीक है। तो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो लॉन पेयर तो होगा नहीं क्योंकि इसके पास सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो एटम कितने हैं? कितने ये कार्बन कितने एटम से अटैच्ड है बेटा? 1 और 2, ठीक है। तो 2 प्लस लॉन पेयर 0 थे, तो ये हो गया sp। क्लियर हो गया? तो अगर ये sp हाइब्रिडाइजेशन है तो कार्बन मैक्सिमम कितनी हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है? उसकी sp3 है ना, और इसके पास sp है। इसका मतलब 2 p ऑर्बिटल इसके पास खाली होंगे, 2 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इस कार्बन के पास एक तो ये जेड एक्सिस के अलोंग पी ऑर्बिटल है, और एक मान लो कि वाई एक्सिस के अलोंग है। समझ में आ गया? इसी तरीके से इस कार्बन के पास जरा सोचो क्या होगा। अगेन वही तरीका लगाओ कि एटम प्लस लॉन पेयर। तो देखो कार्बन तो ऑब्वियस सी बात है कि चारों बॉन्ड बना रहा है, 2 इसके साथ 2 इसके साथ, लॉन पेयर होगा ही नहीं, सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो एटम कितने हो गए? कितने एटम से अटैच्ड है कार्बन? 2 हाइड्रोजन से और 1 इस कार्बन से, तो 3 ना। तो 3 प्लस 0 कितने हो गए? 3 sp2। तो बेटा ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। इसका मतलब sp2 में है तो सिर्फ इसका एक p ऑर्बिटल ही अनहाइब्रिडाइज्ड बचेगा। तो इसके पास एक p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो हमें तो बेटा देखो, एक ध्यान से देखो, हमें तो पता है ना कि ये दोनों, चलो मान लो कि एक ही प्लेन में है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन है, ये इसको प्लेन मानो। और ये देखो इसकी डायरेक्शन अलग है, और इसके हो सकता है कि ये वाला जो हो मान लो कि खड़ा हो जाए, ऐसे होता तो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन हो सकता था। बट ये भी तो केस हो सकता है ना कि ये दूसरे प्लेन में हो। समझ में आ रहा है? तो अगर ये दूसरा प्लेन है तो ये इसके साथ तो डिलोकलाइज होगा नहीं। और हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि मीडियम ऑफ डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, यानी पी ऑर्बिटल का एक एरे अरेंजमेंट होना चाहिए, चेन होनी चाहिए सेम प्लेन के अंदर। तो यहाँ पर तो दोनों में सेम प्लेन है, बट यहाँ पर नहीं है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये रेजोनेंस में नहीं होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी अगर देखोगे तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड तो है ही नहीं। तो 2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से, एक से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होने चाहिए। क्लियर हुआ फंडा? तो कॉन्जुगेशन में हमने क्या सीखा? कॉन्जुगेशन में हमने ये सीखा कि हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और एक p ऑर्बिटल उसमें अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। देखो sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज होगा और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और यही इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपस में क्या होंगे? डीलोकलाइज होंगे, और एक पार्शियल, एक पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। तो कॉन्जुगेशन का मतलब है अल्टरनेट सिग्मा और डबल बॉन्ड। क्लियर है? यानी पाई
सिग्मा पाई या sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए, ठीक है। और रेजोनेंस का मतलब है डीलोकलाइजेशन, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डीलोकलाइज हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है इनके बीच में, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं। तो कॉन्जुगेशन जो है एक मीडियम की कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डीलोकलाइज होने के लिए कंडीशन है वो है कि मीडियम ऑफ डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, यानी पी ऑर्बिटल जरूरी है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ पी ऑर्बिटल फॉर डीलोकलाइजेशन, और रेजोनेंस का मतलब है दिस डीलोकलाइजेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन। तो कॉन्जुगेशन एक मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए, डीलोकलाइजेशन, किस मतलब रेजोनेंस के लिए। क्लियर हो गया फंडा। देखो हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा कि रेजोनेंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन का एक मेथड होता है, और वो तभी होगा जब हमारे पास पी ऑर्बिटल जो होंगे एक ही प्लेन में अवेलेबल होंगे। इसके लिए कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। और कंडीशन हमारी रेजोनेंस के लिए वही है कि एक जो पी ऑर्बिटल का एक चेन होना चाहिए, तभी चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में इसको हम और डिटेल से करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो देखो बेटा, इस वीडियो को बनाने में और बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप और अच्छे से जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि वीडियो और कंसिस्टेंटली आए, ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।